रानी हमें माफ कर दे। मेरी ही गलतियों की वजह से दादा संताजी की मृत्यु हो गई। हमें वाकई में नहीं पता नागोजी हमें धोखा देंगे। कुछ बोले आप? तारा रानी, ये क्या कर रही है आप? हमारी तरफ देखकर बोलिए। मैं उस दिन की तैयारी कर रही हूँ जब मेरे सामने औरंगजेब या कोई मुगलिया इंसान खड़ा होगा। मुगलिया सल्तनत का परचम बुलंद रहे। आपके लिए एक तोहफा लाए हैं आलमगीर। इंशाल्लाह हम आपसे बहुत खुश हुए। आज से आपको खुश खबर खान के नाम से जाना जाएगा और आपसे किया हुआ वादा समझो हमने पूरा किया। लेकिन एक तरफ औरंगजेब खुश हुआ तो दूसरी तरफ जुल्फिकार खां से बहुत नाराज भी था। उसे नागोजी के द्वारा जानकारी से विश्वास हो गया कि जुल्फिकार खान जानबूझकर जिंजी में अपनी हरकतों में ढिलाई बरत रहा है। इसलिए बादशाह ने उसे बहुत ही धमकी भरे आदेश भेजे। जुल्फिकार खान को अपने निजी संपर्कों से यह खबर मिली कि अगर उसने जिंजी पर कब्जा नहीं किया तो बादशाह राजा राम महाराज से पहले उसका कटा हुआ सिर देखना पसंद करेंगे। इसलिए 1697 के अंत में उसने राजा राम को गुप्त रूप से भागने का संकेत दिया। खान ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से महाराज को उन विशेष बिंदुओं को भेजा जहां से उसकी सेना हमला करेगी और उसे बता दिया कि उसके भागने के लिए कहां जगह छोड़ी गई है। हमें आप सबको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। हमारा दिल नहीं मान रहा है। मुगलों पर भरोसा नहीं कर सकते। इस साम्राज्य के आप छत्रपति हैं। आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। आप जाए, पीछे से हम लोग भी आते हैं। भरोसा रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। जुल्फिकार खान पर भरोसा करके महाराज 1697 के दिसंबर महीने की शुरुआत में जिंजी किले से सुरक्षित भाग निकलते हैं। यह सब जुल्फिकार खान ने मराठों के साथ यथासंभव मैत्रीपूर्ण संबंध भविष्य के फायदे के लिए बनाए रखा और किले पर आक्रमण इसीलिए उसने किया कि बादशाह की नजर में वह इस पूरे मामले के लिए दोषी न ठहरे। राजा राम महाराज के इस सफर में रामचंद्र पंत और खंडो बल्लाल ने तय किया कि इस योजना में गणोजी शिर्के भी मदद करेंगे। गणोजी शिर्के वही थे जो संभाजी महाराज के ठिकाने को मुगलों को जानकारी दिए थे। वे अब अपनी गलतियां सुधारना चाहते थे। शिर्के ने अपने साथियों को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। इसके बाद शिर्के और उनके साथियों ने महाराज को पर्दे वाली पालकी में बिठाया और वहां से निकल गए। लंबा सफर तय करके राजा राम महाराज 22 फरवरी 1698 को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए। राजा राम महाराज के निकलने के बाद जुल्फिकार खां ने जिंजी पर कब्जा कर लिया। फरवरी महीने में ही किला उसके हाथ में आ गया। उस समय राजा राम की पत्नियां किले के भीतर थीं। उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया। कोई भी सैनिक किसी को नहीं मारेगा। सबको हम अपने हाथों से मारेंगे। महारानी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और ये लीजिए, ये आपकी अमानत, सफर में काम आएगा। जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही कीजिए। रानी ताराबाई जुल्फिकार खान के सिर पर बंदूक रखकर उनके सैनिकों को चेतावनी देती है। हमें और हमारे सारे सैनिकों को सुरक्षित आजाद करे, नहीं तो इसको मार दिया जाएगा। खान के इशारा करते ही मुगल सैनिक राजा राम की पत्नियों और उनके बच्चों के साथ साथ मराठा के सारे सैनिकों को सुरक्षित जाने दिया। इतिहास में वाकई जुल्फिकार खान ने राजा राम और उसके परिवार को जिंजी से भागने में हर तरह से मदद की थी। सन 1700 ईस्वी में महाराज राजा राम की मृत्यु के बाद अब मराठा साम्राज्य एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा।
लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब इस संघर्ष की बागडोर संभालने के लिए एक और योद्धा तैयार खड़ी थी, महारानी ताराबाई। अब मराठा साम्राज्य का क्या होगा? महाराज राजाराम के बिना हमारी सेना कौन संभालेगा? कौन कहता है कि मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया? शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया था कि मराठा कभी हार नहीं मानते, और जब तक मराठा का एक भी बच्चा सांसें ले रहा है तो साम्राज्य को कोई गिरा नहीं सकता। पर महारानी साहिब, अब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? मराठा साम्राज्य किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। हम सब में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और राजाराम महाराज का खून है। जब तक हम सब जीवित हैं, हम एक साथ मिलकर साम्राज्य चलाएंगे। लेकिन महारानी साहिब, किसी एक को तो सिंहासन में बैठाना ही होगा। ताराबाई गहरी सांस लेती हैं। वे धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ती हैं और दृढ़ता से उत्तर देती हैं। स्वराज्य न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। मराठों की जड़ें मिटाना आसान नहीं। कल भोर होते ही मेरा पुत्र शिवाजी द्वितीय छत्रपति बनेगा। आज से तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं, बल्कि स्वराज्य के छत्रपति हो। वीर शिवाजी महाराज की विरासत के उत्तराधिकारी हो। चिंता मत करो, तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ चलूंगी, तुम्हें राह दिखाऊंगी। दरबार में बैठे सभी मराठा सरदारों की आंखों में सम्मान और जोश भर जाता है। धनाजी जाधव और रामचंद्र पंत तलवार निकालकर झुककर प्रणाम करते हैं। जहां पना, मराठों ने आपके खिलाफ एक 4 वर्षीय बच्चे को छत्रपति बनाया है। गुस्से में औरंगजेब की आंखें चमक उठती हैं। वह चिल्लाकर सबको शांत करता है। कुछ तो गड़बड़ है। एक बच्चे को छत्रपति बनाने की वजह कुछ और है। उसके साथ कोई ऐसा जरूर खड़ा है जो हमसे टकराने की हिम्मत रखता है। वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष का अंत अब औरंगजेब को नजर नहीं आ रहा था। उसके क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और फिर औरंगजेब ने यह देखने के लिए कि कौन अब मराठा से नया आग निकल कर आया है, उसने 1699 के अंत से चल रहे सतारा पर घेराबंदी को खुद खत्म करने का फैसला लिया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 10,000 मुगल सैनिकों के साथ व्यक्तिगत रूप से सतारा की ओर कूच किया। मुगल सेना ने अपनी पूरी शक्ति के साथ सतारा पर दबाव बढ़ा दिया। बुरी खबर, युद्ध की तैयारी करो। औरंगजेब की गुस्से से भरी सेना ने सतारा किले को चारों ओर से घेर लिया था। सेनापति धनाजी जाधव, जो पहले ही असंख्य हमलों का सामना कर चुके थे, अब और किसी समर्थन की उम्मीद नहीं कर पा रहा थे। किले की दीवारें हमलों से कमजोर होती जा रही थीं। अंत में 21 अप्रैल 1701 को वह मजबूर हो गए और अपने सैनिकों की ओर किले को बचाने के लिए समर्पण कर दिया और दूसरे किले की रक्षा के लिए वहां से निकल गए। धनाजी जाधव का समर्पण महज एक किले के हार नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के सामरिक धक्के का प्रतीक था। लेकिन महारानी ताराबाई ने बुद्धि से काम किया। उन्होंने तब भी सभी सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सराहना दिया। उन्होंने सबसे कहा कि मुगलों को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्य के हर किले को हम लोग फिर से जीतेंगे। महारानी ताराबाई ने मन में ठान लिया, मुगलों को धूल चटानी ही होगी। सबसे पहले उन्होंने दक्कन क्षेत्र से परे मुगल क्षेत्रों पर छापे मारना और हमला करने की योजना बनाई।
युद्ध के लिए लोगों और संसाधनों को जुटाने के लिए वह अक्सर अपने नियंत्रण में आने वाले विभिन्न किलों का दौरा करना चालू किया। ताराबाई भोंसले ने दक्कन और मध्य भारत के अन्य हिंदू शासकों के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक गठबंधन बनाए। इससे उन्हें संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिली। महारानी ताराबाई ने मुगलों को जवाब देने के लिए राजा राम के संग रहकर सीखे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करना चालू किया। महारानी ताराबाई जानती थीं कि मुगलों की जड़ें केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी फैली थीं। यदि मराठा साम्राज्य को जीवित रखना था तो अब उन्हें दुश्मन के उस अंग में घाव देना होगा जहां उन्होंने सोचा भी न होगा, और इस अग्नि का केंद्र था चंदेरी। मुगल दरबार में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। समाचार मिला कि 50,000 मराठा सेना मध्य प्रदेश के चंदेरी किले की ओर बढ़ रही है। आलमगीर बुरी खबर। औरंगजेब चौंक उठा। वह सोचने लगा, मराठा महाराष्ट्र छोड़कर मध्य की ओर क्यों जा रहे हैं? औरंगजेब की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वह आदेश देता है, मराठों को रोको। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मराठा सेना चंदेरी की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। चंदेरी किले की दीवारों पर मुगल प्रहरी खड़े हैं। अचानक आकाश में कई सारे आग के गोले उड़ते हुए आ रहे हैं। मराठा घुड़सवार किले की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में जलते हुए मशाल, भाले और तलवारें हैं। चंदेरी की दीवारों पर मुगलों ने जो पहरा बिठाया था वह मराठों की आंधी को रोक न सका। भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। मराठा सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ते हुए किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूर दूर तक मुगल सैनिक की चीखें सुनाई देने लग जाती है। महारानी, चंदेरी में मराठों की विजय हुई। ताराबाई ने जो भविष्य देखा था उसकी एक झलक दिख रही थी। मुगलों के अभिमानों की चकनाचूर की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद ताराबाई ने बैठक बुलाया और सबको रणनीति समझाया कि हवा की तरह चलो। जहां वे सोए वहां हमला करो, जागने से पहले गायब हो जाओ। उनकी सेनाएं रानी के अनुसार हल्की और फुर्तीली रात में मुगल चौकियों के इर्द गिर्द छुपी रहती और हमला करके भाग जाती। उन्होंने मुगलों के आपूर्ति लाइनों पर हमला किया, अनाज के भंडार जला दिए, गश्ती दलों को घेर लिया। औरंगाबाद से सोना लादकर मुगल कारवां जो आते उनको सूरज उगने से पहले ही गायब कर देते। मुगल मराठा ताकत के बोझ तले उसमें लड़खड़ा गए। 1702 तक उनकी नजर तेज हो गई। अब उन्होंने सोचा, क्यों न अपनी चीज अब वापस छीन लिया जाए। उन्होंने मराठा निगाह को बाहर की ओर मोड़ा। दक्कन के जख्मी दिल से परे उनके सेनापतियों ने उत्तर की ओर छापे मारे। उनके घोड़ों की टापें नर्मदा नदी को पार करती गूंजी, एक रेखा जिसे मुगल अपनी ढाल मानते थे। मालवा ने सबसे पहले उनकी चोट सही। गांवों से मुगल कर वसूलने वाले गायब। उनकी जगह ताराबाई के वफादार कमाईशदार आ गए। मराठा अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, वे बढ़ रहे थे। एक ज्वार जो ढहते किनारे के खिलाफ उठ रहा था। 1705 तक ताराबाई की हिम्मत रंग लाई। उनके सेनापति धनाजी 8,000 सवारों के साथ गुजरात की सीमा पर मोहम्मद खान की दोगुनी मुगल सेना से भिड़े। टक्कर भयंकर थी। तलवारें चमकी, धूल ने हवा को घेर लिया। मुगल टूट गए, उनके शरीर मैदान में बिखर गए और गुजरात का तट मराठों के लिए खुल गया। मराठा जहाज सादे मगर साहसी पानी पर मंडराने लगे, मुगल व्यापार को परेशान करने लगे। हैदराबाद से पूर्व में और बैरार तक उत्तर में ताराबाई का नाम बाजारों और किलों में गूंजने लगा। 1706 तक ताराबाई का युद्ध मुगलों को हताश कर चुका था। उनकी सेनाएं भटकती थीं, किलों पर धावा बोलती, आपूर्ति लूटती और पहाड़ों में गायब हो जाती। औरंगजेब अब 87 साल का
अहमदनगर के पास अपने शिविर में बीमार पड़ा था। मराठों को कुचलने का उसका सपना अधूरा था। रात के समय ताराबाई को मिले खबर से मुगलों का खजाना लूटने के उद्देश्य से उन पर एक छापा मारने का सोचा। वह अपने सैनिकों के साथ सवार होकर गोदावरी नदी के पास मुगल शिविर की तरफ चल दी। उस रात उनके साथ 100 घुड़सवार थे। वे लोग तेज और चुप होकर आगे बढ़ते रहे, एक मुगल काफिले को निशाना बनाते हुए। अचानक घात, मशालें जल उठती हैं। मुगल घुड़सवार जंगल से निकलते हैं, उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये एक चाल थी, क्योंकि मुगल जासूसों ने उनकी हरकतें भांप ली थीं। जुल्फिकार खान औरंगजेब का चतुर सेनापति ने खुद जाल बिछाया था। जैसे ही ताराबाई की टुकड़ी बहादुरी से काफिले पर टूटी, जंगल से 500 अधिक मुगल सवार और उभरे। मराठों ने डटकर मुकाबला किया, तलवारें टकराईं, खून बिखरा। ताराबाई ने भी जमकर मुकाबला किया। उनकी आवाज अपने सैनिकों को हौसला दे रही थी, लेकिन मुगल संख्या में भारी थे। उनके रक्षक ढेर हो गए और आखिरकार मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के मुगल शिविर की ओर ले जाया गया। शिविर में हलचल थी। औरंगजेब बीमारी से जकड़ा, अपने तख्त से उठ न सका। उसने जुल्फिकार खान को भेजा, वह सेनापति जिसने उस वक्त दक्कन में मुगलों की कमान संभाली थी। ताराबाई को उसके सामने लाया गया, हाथ बंधे, मगर रानी की नजरें अडिग। तुम्हारी लड़ाई यहाँ खत्म होती है रानी? जब तक सांस है मराठा लड़ेंगे। गुस्से में आकर जुल्फिकार खान ने उन्हें बंदी बनाकर रखने का आदेश दे दिया। 4 दिन गुजर जाने के बाद चौथी रात, जब बारिश की बूंदें टपक रही थीं और मुगल पहरेदार थकान से चूर थे, तंबू के भीतर ताराबाई चुपचाप बैठी थी। अचानक बाहर हलचल की आवाज होती। वह बाहर की ओर देखती है। शिविर के बाहर उनके वफादार सरदार धनाजी जाधव अपने मराठा सैनिकों के साथ हमला बोल दिया। उस दिन बरसात वाली रात में उथल पुथल, चीखें, तीरों की आवाजें, आग की लपटें, मराठा सैनिक की दहाड़े सुनाई दे रही थी। औरंगजेब को सुरक्षित जगह छुपा दिया गया। इधर धनाजी ने ताराबाई के तंबू के पहरेदार ढेर कर दिए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उनको लेकर वहां से निकल गए। 4 दिन की कैद और फिर भी वह विजयी रही। मुगल इसे शर्मिंदगी कहते हैं, मराठा इसे शौर्य। औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में भी हार का ये मंजर देखकर टूट गया। अजीब बात है, पूरी जिंदगी मैंने सबको झुकाया और आज ऐसे दिन है कि अब मैं खुद इस बिस्तर से उठ तक नहीं सकता। औरंगजेब की आंखों में गहरा पछतावे का साया दिखता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अतीत की यादों में खो जाता है। रानी ताराबाई, वह औरत भी मुझसे नहीं हारी। शिवाजी का खून अभी तक जिंदा है। संभाजी को मारने के बाद भी मैं आज तक जीत नहीं पाया। मैं लगभग 88 वर्ष जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। मुझे अब अपने ही लोगों से डर लगता है। मुझे पता है मेरे बेटे इस गद्दी के लिए आपस में लड़ेंगे। मैंने मुगल साम्राज्य को विस्तृत किया, लेकिन इसे बचा नहीं सका। मराठों को मिटाने निकला था, लेकिन वे और भी शक्तिशाली हो गए। क्या खुदा मुझे माफ करेगा? मैंने सत्ता के लालच में आकर अपने ही भाइयों को मारा, अपने अब्बू को कारागार में कैद करवा दिया और बेगुनाह मासूम लोगों की जान ली। क्या खुदा मुझे माफ करेगा? मैं अपने शरीर के लिए खुद कफन नहीं छोड़ सका। मेरे पास जो भी है
उसे गरीबों में बांट देना। कभी जिसने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया, वह आज अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पा रहा। आज मेरी आंखों में सिर्फ पछतावे की आग है। सभी को मेरा आखिरी सलाम। मैं बस यही कह सकता हूं कि इस दुनिया की सच्चाई को समझो। सत्ता, धन, दौलत सब एक धोखा है और मैं पूरा जीवन इस धोखे में जीता रहा। औरंगजेब थका हुआ महसूस करता है। कलम छूट जाती है। वह गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। उसको अपने अतीत के कुछ पल दिखाई देते हैं। औरंगजेब ने अपने दूसरे और सबसे चहेते बेटे आजम शाह को बुलाया और उससे कहा, बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा। मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर है, लेकिन मैं बदनसीब हूं कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ रही है, तब मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। मैं पापी हूं। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिसे माफ किया जा सके। औरंगजेब अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगता है। धीरे धीरे औरंगजेब की सांसें धीमी हो जाती हैं। पास जल रहा दीपक धीरे धीरे बुझ जाता है। आजम शाह अपने पिता औरंगजेब के हाथों को छूता है। ठंडे हाथों को महसूस करते ही उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। औरंगजेब चला गया। उसकी सल्तनत भी उसके साथ ढह गई, मगर उसकी परछाई इतिहास में हमेशा गूंजती रहेगी। कभी एक सीख की तरह, कभी एक सवाल की तरह और कभी एक ऐसी कहानी की तरह जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती।